गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में आप लोगों के लिए नेचर ऑफ मैनेजमेंट एक्सप्लेन किया जाएगा। सबसे पहले आप लोगों को यह देखना है व्हाट इज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ वेरियस प्लान, स्ट्रेटजी, कंट्रोलिंग पावर, डेवलपमेंट ऑफ वेरियस पॉलिसीज, कंट्रोलिंग पावर, कोऑर्डिनेशन, बजटिंग और बहुत सारी थिंग्स को कंबाइंडली यूज करने के जो मेथड्स हैं वो मैनेजमेंट है। कुछ राइटर्स ने कहा है मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड है, डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस ही मैनेजमेंट है। इन सारी चीजों को देखते हुए हम लोग ये कंफर्म नहीं कर रहे हैं या कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं कि एक्चुअली में मैनेजमेंट क्या है। नेचर ऑफ मैनेजमेंट एक्सप्लेन करता है कि मैनेजमेंट वास्तव में क्या है। अलग अलग राइटर्स ने कहा है, कुछ लोगों का मानना है कि मैनेजमेंट एक साइंस है, कुछ लोग मानते हैं कि मैनेजमेंट एक आर्ट है, कुछ लोग मानते हैं कि मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है, कुछ लोग मानते हैं कि मैनेजमेंट एक मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोसेस है, कुछ लोग मानते हैं कि मैनेजमेंट एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। आज हम लोग ये कोशिश करेंगे कि मैनेजमेंट की नेचर को सही तरीके से एक्सप्लेन किया जा सके। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग मैनेजमेंट को उन सब्जेक्ट के साथ जोड़ेंगे जिन सब्जेक्ट के साथ मैनेजमेंट को जोड़ा जा रहा है, जैसे आर्ट के साथ, साइंस के साथ, प्रोफेशन के साथ, यूनिवर्सल प्रोसेस के साथ, मल्टी डिसिप्लिनरी के साथ। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा मैनेजमेंट एज ए साइंस। सबसे पहले किसके साथ शुरू किया जाएगा? मैनेजमेंट एज ए साइंस। द साइंस इज ए कंटिन्यूअस स्टडी ऑफ एनी नॉलेज विच एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन कॉजेज एंड इफेक्ट। मतलब साइंस एक ऐसा सिस्टमेटिक नॉलेज है जो रिलेशन डेवलप करता है बिटवीन कॉजेज एंड रिजल्ट्स। जैसे किसी कारण की वजह से क्या परिणाम आए। फॉर एग्जाम्पल, एक सेब का पेड़ से टूटकर गिरना किधर? जमीन की ओर। यह एक्सप्लेन करता है कि लॉ ऑफ ग्रेविटी उस सेब को जमीन की तरफ खींचती है। तो यहां पर कॉजेज क्या है? लॉ ऑफ ग्रेविटी। और उसके इफेक्ट क्या है कि वो सेब जमीन की ओर आ रहा है, या कोई भी चीज यदि हवा में उछाली जाए तो वो जमीन की ओर वापस आती है। ये उसका इफेक्ट है। तो साइंस किसी भी सब्जेक्ट का सिस्टमाइज नॉलेज है, किसी भी चीज का सिस्टमेटिक नॉलेज है। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर जॉर्ज आर टेरी, साइंस इज एन एक्सेप्टेड सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज in terms of any subject, objective of general truth of study। किसी भी जनरल ट्रुथ को एक्सप्लेन करने के लिए या स्टडी करने के लिए साइंस सब्जेक्ट का यूज किया जाता है अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर टेरी। द प्रिंसिपल ऑफ साइंस आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स एंड अप्लाइड यूनिवर्सली। जितने भी साइंस के प्रिंसिपल्स हैं वो पूरे संसार में या पूरे विश्व में या पूरे वर्ल्ड में जनरली एक्सेप्टेड होते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ के रूप में एक्सेप्टेड होते हैं। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि हिंदुस्तान में साइंस में कोई प्रिंसिपल अगर पढ़ाया जाता है या बच्चों को बताया जाता है तो फ्रांस, अमेरिका या जापान में उसके अलावा दूसरा कोई प्रिंसिपल एक्सप्लेन कर दिया जाए, या फिर इंडिया के साइंस के प्रिंसिपल को अमेरिका या जापान का कोई वैज्ञानिक या साइंटिस्ट गलत साबित नहीं कर सकता। अगर वो गलत साबित करता है तो उसके लिए उसे लॉजिक देने पड़ेंगे। इसका मतलब साइंस के जितने भी प्रिंसिपल, रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उनको यूनिवर्सल वैलिडिटी के रूप में एक्सेप्ट किया जाता है या यूनिवर्सल ट्रुथ के रूप में एक्सेप्ट किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे
कि साइंस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस। फर्स्ट, प्रिंसिपल्स एंड रूल्स। साइंस सब्जेक्ट में बहुत सारे अलग अलग राइटर्स ने, बहुत सारे अलग अलग साइंटिस्ट ने एक लंबे ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, एनालिसिस और टेस्टिंग के बेसिस पर बहुत सारे अलग अलग प्रिंसिपल्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस डेवलप किए हैं, लॉज डेवलप किए हैं। साइंस प्रोवाइड ए ग्रुप ऑफ प्रिंसिपल एंड रूल्स बेस्ड ऑन एक्चुअल स्टडीज दैट कैन बी यूनिवर्सली अप्लाइड। और जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन हैं या प्रिंसिपल्स हैं, उनको हम यूनिवर्सली, विदाउट एनी बाउंडेशन, विदाउट एनी मिस्टेक, इजी वे में अप्लाई कर सकते हैं पूरे विश्व में कहीं पर भी। क्लियर? तो पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया बेटा? द साइंस प्रोवाइड वेरियस रूल्स एंड प्रिंसिपल विच आर अप्लाइड सेम in the same condition in the whole world or whole countries. Clear? Second point आता है experiments. जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस या जितने भी प्रिंसिपल्स साइंस ने डेवलप किए हैं, वो सभी प्रिंसिपल्स एक्सपेरिमेंट पर बेसिस हैं। ऐसा नहीं है कि साइंस के जितने भी रूल्स एंड प्रिंसिपल्स डेवलप किए गए हैं वो एक दिन में डेवलप कर दिए गए हैं, बल्कि एक लॉन्ग टर्म एक्सपेरिमेंट पर, लैब टेस्टिंग पर, और कई बार 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 जब उनके रिजल्ट इक्वल आए हैं फ्रिक्वेंटली, तो ऐसी कंडीशन में ही उन प्रिंसिपल्स को इंप्लीमेंट किया गया है या डिफाइन किया गया है। वेरियस थ्योरीज आर डेवलप्ड with the help of experiment, so it is based on truth and fact. Clear? किस पर बेस्ड है? फैक्ट्स पर बेस्ड है। क्लियर? इसके बाद थर्ड पॉइंट आता है रिलेशन बिटवीन कॉजेज एंड इफेक्ट्स। साइंस कॉजेज और इफेक्ट के बीच में एक रिलेशन डेवलप करता है। इट मींस साइंस के जितने भी एक्सपेरिमेंट हैं, जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, जितने भी रूल्स हैं, वो सभी ये एक्सप्लेन करते हैं कि किसी रिजल्ट के आने के पीछे क्या कारण रहे। इसीलिए साइंस को एक लॉजिकल सब्जेक्ट कहा जाता है, जिसमें प्रत्येक चीज को डिफाइन करने के लिए तर्क दिए जा सकते हैं, लॉजिक्स दिए जा सकते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट आता है टेस्टेड थ्योरीज। साइंस की जितनी भी थ्योरीज हैं वो सभी लैब टेस्टेड होती हैं। वेरियस थ्योरीज कैन बी टेस्टेड एंड ईच टेस्ट रिजल्ट्स इन वन और अदर कंक्लूजन। इट मीन्स जितनी भी थ्योरी होती हैं, जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, उन सभी को लैब टेस्टेड माना जाता है, और बार बार यदि उनका परीक्षण किया जाए, उनको टेस्ट किया जाए, तो उनसे हर बार सेम रिजल्ट ही मिलेंगे, कोई नए कंक्लूजन प्राप्त नहीं होंगे। इसीलिए साइंस के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, प्रिंसिपल हैं, वो हमेशा क्या पाए जाते हैं? बिल्कुल एग्जैक्ट ट्रुथ और फैक्ट बेसिस पाए जाते हैं। इसलिए इनको यूनिवर्सलिटी, एक्सेप्टेंसी और यूनिवर्सल एक्सेप्टेंसी प्राप्त होती है। अभी तक तो बात की हम लोगों ने साइंस की कि साइंस क्या है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि मैनेजमेंट साइंस के रूप में कैसे है। क्या मैनेजमेंट में साइंस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या कुछ फीचर्स शामिल किए जा सकते हैं। इफ द मैनेजमेंट इज सीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अबव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस, then there are some characteristics
which are acceptable up to extent. As the principle of management are interpreted on the basis of experiment, it reflect the causes and result. These principles are used to solve various problems. जिस तरीके से साइंस में बहुत सारे प्रिंसिपल्स अलग अलग साइंटिस्ट द्वारा प्रोवाइड कराए गए हैं, ऐसे ही मैनेजमेंट में भी बहुत सारे प्रिंसिपल्स अलग अलग मैनेजमेंट थिंकर्स द्वारा प्रोवाइड कराए गए हैं. फॉर एग्जाम्पल प्रोफेसर फिलिप कॉटलर, जिन्होंने 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट प्रोवाइड कराए हैं. प्रोफेसर फिलिप कॉटलर ने मार्केटिंग के, प्रोफेसर हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट प्रोवाइड कराए हैं. प्रोफेसर एफ.डब्ल्यू. टेलर ने बहुत सारे मैनेजमेंट की थ्योरीज, प्रिंसिपल्स एंड रूल्स को एक्सप्लेन किया है. ऐसे ही न जाने कितने बिजनेस थिंकर्स हैं, मैनेजमेंट थिंकर्स हैं, जिन्होंने टाइम टू टाइम पर बहुत सारे प्रिंसिपल्स, रूल्स एंड रेगुलेशन मैनेजमेंट को लेकर प्रोवाइड कराए हैं या एक्सप्लेन किए हैं. इसका मतलब साइंस का एक फीचर मैनेजमेंट के साथ बिल्कुल सेम है. इसके बाद दूसरी बात आती है बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट. जैसा कि आपको पता है कि साइंस के जितने भी एक्सपेरिमेंट हैं या जितने भी प्रिंसिपल हैं वो लैब टेस्टेड होते हैं, लैब में उनका एक्सपेरिमेंट किया गया होता है, उनके लिए साइंटिफिक लैब होती हैं. लेकिन मैनेजमेंट, कभी भी मैनेजमेंट की कोई लैब ही नहीं है. उसकी लैब क्या है? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या सोसाइटी. तो ऐसी कंडीशन में जितने भी प्रिंसिपल, रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, उनका एक्सपेरिमेंट किया गया है, उनको बार बार परखा गया है, जांचा गया है. कहां पर? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में. जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रोफेसर हेनरी फ्योल और प्रोफेसर एफ.डब्ल्यू. टेलर, इन्होंने बहुत सारे प्रिंसिपल प्रोवाइड कराए हैं जो मैनेजमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हुए हैं. प्रोफेसर हेनरी फ्योल ने और टेलर ने इन सभी प्रिंसिपल को एक बहुत लंबे समय तक सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया, टेस्ट किया अपनी कंपनियों में जहां पर ये काम करते थे या जिन कंपनियों को इन्होंने एस्टेब्लिश किया था वहां पर. और वहां पर बार बार जब इनके बिल्कुल सही रिजल्ट आए, तब इन्होंने इन्हें प्रिंसिपल्स के रूप में क्या कर दिया? डेवलप कर दिया. इसका मतलब दूसरा प्रिंसिपल भी अकॉर्डिंग टू मी और अकॉर्डिंग टू बुक क्या है? ये मैच करता है किसके साथ? साइंस के साथ. तीसरी बात आती है कि साइंस कॉजेज और इफेक्ट के बीच रिजल्ट एस्टेब्लिश करता है. इसी तरीके से मैनेजमेंट भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में होने वाली घटना और उसके कारणों के बीच में रिलेशन डेवलप करता है. कॉजेज और इफेक्ट के बीच में क्या डेवलप करता है बेटा? रिलेशन डेवलप करता है. इसका मतलब मैनेजमेंट साइंस की तरह है. इसके बाद बात आता है टेस्टेड थ्योरीज. साइंस की थ्योरीज लैब में टेस्ट की जाती हैं, जबकि मैनेजमेंट की थ्योरीज ऑर्गेनाइजेशन में टेस्ट की जाती हैं. लेकिन छोटी सी प्रॉब्लम यह आती है कि मैनेजमेंट को प्योर साइंस नहीं कहा जा सकता. अब इसके पीछे रीजन क्या है? पहला रीजन तो है यूनिवर्सल एक्सेप्टेंसी का अभाव होना, लैक ऑफ यूनिवर्सल एक्सेप्टेंसी. क्यों? क्योंकि हो सकता है कि हिंदुस्तान में मैनेजमेंट का जो एनवायरमेंट है, बिजनेस का जो एनवायरमेंट है, वो अलग हो, जबकि और अलग कंट्रीज में उसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बिजनेस का एनवायरमेंट या बिजनेस जो एनवायरमेंट है वो बिल्कुल अलग हो. तो यहां पर जो प्रिंसिपल्स प्रॉपरली काम करते हैं, इंप्लीमेंट किए जा सकते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो वहां पर भी सेम रिजल्ट प्रोवाइड कराएं. तो इसका यूनिवर्सली एक्सेप्टेंसी का इसमें क्या होती है? कमी होती है. द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर चेंजेबल अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस. हेंस द मैनेजमेंट कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज प्योर साइंस. क्वेश्चन कभी भी ये पूछा जा सकता है, क्या मैनेजमेंट को प्योर साइंस कहा जा सकता है? तो आप लोगों को आंसर देना है कि मैनेजमेंट प्योर साइंस नहीं है. हालांकि मैनेजमेंट में साइंस के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स सेम मिलते हैं, परंतु फिर भी मैनेजमेंट को प्योर साइंस नहीं कहा जा सकता. आपको ये प्रिंसिपल्स एक्सप्लेन करने हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्लेन करने हैं, और इसके अलावा ये भी लिखना है
कि मैनेजमेंट में यूनिवर्सलिटी की कमी होती है, इसके प्रिंसिपल्स कंडीशन और एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज किए जा सकते हैं, इसलिए हमेशा इनके प्रॉपर रिजल्ट मिलें, सेम रिजल्ट मिलें, ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसको प्योर साइंस के रूप में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। इट कैन बी केप्ट इन द कैटेगरी ऑफ इनएग्जैक्ट साइंस विच इंडिकेट दैट साइंटिफिक मेथड कैन बी यूज्ड इन द मैनेजमेंट विद द यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड traditional principle of management can be brought to the newest level and new theories can be repropounded or reproduced। नई थ्योरीज हम बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन एंड अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस। ये आप लोगों के मैनेजमेंट एज ए साइंस इसका एक्सप्लेनेशन था। आई होप आप लोगों को ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। धन्यवाद।